अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक चूंटी अपने दुश्मन को हराने के लिए ऐसा करती है कि आप भी ताली जरूर बजाएंगे। और दोस्तों, आज आप F1 ड्राइवर के सीक्रेट के बारे में जानोगे जिसे सुनकर आपका दिमाग जरूर हिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं हूं अहमद खालिद और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1, क्या आप जानते कि दुनिया में मौजूद ड्रोइंग फ्रॉग अपने एक्स को एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कुछ करता है जिसको देखकर आपके भी होश जरूर उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आप में से बहुत से कम लोग जानते होंगे कि किसी भी मेल ड्रोइंग फ्रॉग को जब भी अपने आसपास ज्यादा खतरा महसूस होता है तो वो एक्स को अपने वोकल कार्ड के पास ग्रो होने वाले नेचुरल बैग में निगल कर स्टोर कर लेता है और एग्स वक्त के साथ साथ फर्टिलाइज होते रहते हैं। और जब उन एग्स में से बेबी फ्रॉग बाहर आता है, उसी बेबी को नेचुरल बैग से थ्रो कर लेता है। लेकिन क्या आपने उस फ्रॉग के बेबी को नेचुरल बैग से बाहर थ्रो करते हुए देखा है? नहीं देखा? तो दोस्तों, देखते हैं उस अमेजिंग क्लिप को। इस क्लिप में मेक ड्रोइंग फ्रॉग अपने बेबीज को नेचुरल बैग से बाहर निकाल रहा है, जिसमें आप क्लियर ये देख सकते हैं कि ये फ्रॉग कितनी खूबसूरत अंदाज में बेबीज फ्रॉग को अपने गले से बाहर निकालता है। यही वो वजह है जिसकी वजह से इस वीडियो क्लिप को काफी ज्यादा अमेजिंग भी माना जाता है। नंबर 2, दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि F1 में यूज होने वाली कार्स काफी ज्यादा फास्ट होती हैं और उस सिचुएशन में कार को चलाने वाला ड्राइवर सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने में थोड़ा सा भी ज्यादा वक्त लेता है तो उसके साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते कि कोई भी इंसान कितनी जल्दी रिएक्ट करेगा, ये काफी ज्यादा डिपेंड करता है उस इंसान के करंट ब्रेन सिचुएशन पर। यानी कि अगर उस वक्त ड्राइवर का ब्रेन काफी ज्यादा एक्टिव होगा तो उसका रिएक्शन टाइम भी काफी कम होगा। और यही वो वजह है जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सभी F1 ड्राइवर रेस में जाने से पहले अपने दिमाग को एक्टिव करने और एक्शन टाइम को कम करने के लिए कुछ इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, जिसमें उसके सामने खड़ा हुआ इंसान अपने दोनों ही हाथों में 2 अलग अलग बॉल्स को रखता है और वो उनको फ्रीली एक एक करके एक ही साथ अपने हाथों से रिलीज करता है और सामने खड़े हुए F1 ड्राइवर को फौरन ही उसको ट्रैप करना होता है, जिसकी वजह से उस ड्राइवर का ब्रेन और ज्यादा एक्टिव हो जाता है और रेस के दौरान किसी भी एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। क्या F1 ड्राइवर का ये सीक्रेट आप पहले से जानते थे? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 3, क्या आप जानते कि 1938 में ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में आइस टेनिस को खेला जाता था, जिसमें प्लेयर्स आइस के ऊपर स्किट्स को पहनकर टेनिस को एंजॉय किया करते थे। लेकिन क्या आप जानते कि इसी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हुए 1941 में बहुत ही कम वक्त के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर रोलर स्केट टेनिस को भी खेला गया था। और इस चीज को समझने के लिए पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखें। दोस्तों, अभी जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं उसको साल 1941 में शूट किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि उस वक्त प्लेयर्स टेनिस को कुछ इस तरह के रोलर स्किट पहनकर कुछ इस अंदाज से गेम्स को खेला करते थे। बट ये रोलर स्किट्स टेनिस के कोर्ट को डैमेज कर दिया करते थे और इस तरह के स्पोर्ट को खेलने के लिए प्लेयर्स को टेनिस के साथ साथ रोलर स्केटिंग भी सीखने पड़ती थी। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से प्लेयर्स ज्यादा स्पोर्ट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए थे और यही वो वजह थी इस स्पोर्ट को बाद में खेला ही नहीं गया। और इसलिए ये एक ऐसी वीडियो क्लिप बन गई जिसमें रोलर स्केट पहनकर टेनिस को खेलता हुआ दिखाया गया है। नंबर 4, दोस्तों, आपने बहुत से बॉक्सिंग मैचेस को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी अंडर वाटर बॉक्सिंग मैच को देखा है? दोस्तों, बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि इस दुनिया में अंडर वाटर बॉक्सिंग मैच को भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस तरह के अंडर वाटर बॉक्सिंग मैच में सेम वही रोल होते हैं जो एक ऑर्डिनरी बॉक्सिंग मैच में होते हैं, लेकिन फर्क बस इतना होता है कि इसमें प्लेयर्स को एक एक मिनट में होने वाले तीनों राउंड में अंडर वाटर अपनी सांस को रोककर सामने वाले इंसान से फाइट करनी होती है। क्या आप इस अमेजिंग अंडर वाटर बॉक्सिंग को जानते थे? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 5, दोस्तों, जब भी हम किसी स्पेशल ओकेजन या फ्रेंड के साथ डिनर करने जाते हैं तो हम नॉर्मल डाइट से ज्यादा फूड को कंज्यूम कर लेते हैं, जो कि अपने आप में नॉर्मल है। लेकिन क्या आप जानते कि इस दुनिया में एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर भी मौजूद है जिसमें सस्पेक्ट हर दिन, हर घंटे, इवन के हर मिनट अपनी डाइट से बहुत ज्यादा मिकदार में फूड को कंज्यूम करता है। इस मेंटल डिसऑर्डर को बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सस्पेक्ट तब तक खाना खाता रहता है जब तक उसको वॉमिटिंग ना हो जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में स्टमक की फूड होल्डिंग कैपेसिटी पूरी हो जाती है, तो वो ह्यूमन ब्रेन को यही सिग्नल भेजता है कि अब उसको और फूड की जरूरत नहीं है और ह्यूमन ब्रेन
बॉडी को ऑर्डर देता है कि अब खाना खाना छोड़ देना चाहिए। लेकिन इस डिसऑर्डर में सस्पेक्ट का स्टोमक ब्रेन को ये सिग्नल भेजता है कि उसको खाना खाना बंद कर देना चाहिए। तो उसका ब्रेन इन सिग्नल को सही से डिकोड नहीं कर पाता और उसको ऐसा समझने लगता है कि उस इंसान ने बहुत ही कम फूड को कंज्यूम किया है, जिसकी वजह से वो सस्पेक्ट की बॉडी को ये ऑर्डर देता है कि वो अपने खाने और फूड की कंजप्शन को और ज्यादा दे, जिसकी वजह से वो इंसान फूड खाने के प्रोसेस से अपने कमांड को खो देता है और वो इंसान फूड को तब तक कंज्यूम करता है जब तक उसको वॉमिटिंग ना हो जाए, और वॉमिटिंग के कुछ देर बाद ही वो इंसान फिर फूड को उसी रेशो के साथ खाने लगता है। और ये डिसऑर्डर किसी भी इंसान की हेल्थ के लिए काफी ज्यादा खतरनाक जरूर है। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि 1908 में जब लंदन में ओलंपिक्स गेम को खेला गया था तो सभी टीम्स गेम को खेलने के लिए सही टाइम पर पहुंच गई थी, बट रशियन ओलंपिक टीम गेम को खेलने के लिए 12 दिनों बाद पहुंची थी। लेकिन आखिर एक टीम इस तरह गलती को कैसे कर सकती है? तो दोस्तों, दोनों हिस्ट्री में 2 तरह के कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता था। पहले जूलियन कैलेंडर, जिसका इस्तेमाल अब नहीं होता, और दूसरा ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसका इस्तेमाल प्रेजेंट डेट में ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में किया जा रहा है। तो दोस्तों, उस वक्त रशिया में जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता था और बाकी की कंट्रीज इवन के इंग्लैंड में भी ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। और 1908 में इन दोनों कैलेंडर के दरमियान 12 दिनों का डिफरेंस था और यही वो वजह थी जिसकी वजह से ये टीम ओलंपिक को खेलने के लिए 12 दिनों बाद आई थी। नंबर 7, क्या आप जानते कि अभी हाल ही में केरला के प्राइमरी टू सेकेंडरी लेवल के 16,027 स्कूल में ऑलमोस्ट 3.74 लाख डिजिटल गैजेट को इस्तेमाल किया गया था, और यही वो वजह थी जिसकी वजह से ये हाई टेक्नोलॉजी स्कूल में से टॉप पर है। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि कैट्स को ये दुनिया कैसे नजर आती है? तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैट्स को ये दुनिया इंसानों से 6 गुना ज्यादा क्लियर नजर आती है? इसके पीछे की रीजन क्या आप जानते हो? तो दोस्तों, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों, कैट्स की आंखों में रॉड सेल्स बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं और ये रॉड सेल्स उनको लो लाइटिंग कंडीशन में बहुत ही क्लियर देखने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से कैट्स का विजन इतना क्लियर होता है। नंबर 9, क्या आप जानते कि रैट्स को ये दुनिया कैसे नजर आती है? इनको रेड कलर नहीं नजर आता, इनको सभी चीजें बहुत ही स्लो मोशन में नजर आती हैं, और स्लो मोशन के साथ साथ रैट को सभी चीजें ब्लर नजर आती हैं। और रैट्स की दोनों आंखें ही इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी कि वो एक टाइम में 2 अलग अलग जगह पर फोकस कर सकते हैं, और इसी वजह से चूहों को पकड़ते वक्त वो कभी भी आसानी से पकड़े नहीं जाते, क्योंकि वो एक आंख से आपको देखते हैं और दूसरी आंख से अपने आगे के रास्ते को देखते हैं। नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि 2 चूंटियों की कॉलोनीज के दरमियान लड़ाई कैसे होती है? असल में दोस्तों, चूंटियां भी इसी कंसेप्ट को अडॉप्ट करती हैं, जो कि पहले लड़ाई करने के तरीके अडॉप्ट किए करते थे, जिसमें सबसे पहले दोनों कॉलोनीज की चूंटियां आपस में लड़ती हैं, और जिस कॉलोनी की चूंटियां जीत जाती हैं तो उसकी रानी चूंटी आकर सामने वाली कॉलोनी की रानी चूंटी को खत्म कर देती है। उसके बाद उस कॉलोनी पर जीतने वाली चूंटियां अपना राज जमा लेती हैं। लेकिन क्या आप जानते कि इन चूंटियों में एक ऐसी स्पीशीज भी होती है जिसमें रानी चूंटी बड़ी से बड़ी कॉलोनी को फौरन ही खत्म कर सकती हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की वजह से। इन आंट्स को हेड हंटर आंट्स के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर हेड हंटर आंट्स की रानी चूंटी किसी भी दूसरी चूंटी की कॉलोनी के पास जाकर चुपके से उसकी किसी भी चूंटी पर हमला करती है, और उसकी बॉडी से निकलने वाले लिक्विड से, जिसके बाद उस कॉलोनी की आंट्स को ऐसा लगने लगता है कि ये कोई बड़ी आंट नहीं है बल्कि हमारी ही कॉलोनी की आंट है। जिसके बाद हेड हंटर आंट्स उस कॉलोनी में घुसकर आहिस्ता आहिस्ता रानी चूंटी को ढूंढने लगती है, और मौका मिलते ही रानी चूंटी को खत्म कर देती है। जिसके बाद उस रानी चूंटी की बॉडी से निकलने वाला लिक्विड दोबारा से खुद को नहलाती है, और जैसे ही ये अपनी बॉडी को उससे नहलाती है तो दूसरी चूंटियों को ऐसा लगता है कि ये हमारी रानी चूंटी है। उसके बाद ये हेड हंटर आंट मारी हुई रानी चूंटी का सर अलग करके उसको वापस अपनी कॉलोनी में लेकर जाती है, और जैसे ही ये आंट अपनी कॉलोनी के अंदर दूसरी रानी चूंटी को सर लेकर पहुंचती है तो उसकी कॉलोनी को पता चल जाता है कि रानी चूंटी ने ये काम कर दिया है, और बहुत ही जल्द दूसरी कॉलोनी पर जाकर अटैक करने लगती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज दोस्तों।